नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्त राम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। मंत्रिमंडल की बैठक आज प्रदेश की राजधानी शिमला में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। बैठक में आज कुल 43 कैबिनेट के एजेंडे पारित किए गए। मंत्रिमंडल की इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई और उनकी स्मृति में 2 मिनट का कैबिनेट में मौन भी रखा गया। मंत्रिमंडल ने राष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सराहना भी की। कैबिनेट ने देश के विकास में उनके योगदान को देखते हुए शिमला के हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिप्पा का नामकरण डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से करने की मंजूरी भी प्रदान की। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी व यादविंद्र गोमा ने कहा कि बीपीएल पात्रों के चयन के लिए अप्रैल में एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में सर्वे किया जाएगा। यानी अब जो मौजूदा हिमाचल प्रदेश में बीपीएल की सूची है, 31 मार्च तक वह सूची वैध मानी जाएगी और 1 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में बीपीएल का चयन नए सिरे से शुरू हो जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष में हिमाचल प्रदेश में बीपीएल के नए पात्र चुने जाएंगे। कैबिनेट ने आज स्टेट तथा नेशनल अवार्डी शिक्षकों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया। अवार्डी पॉलिसी में सेवा विस्तार के प्रावधान को मंजूरी देते हुए कैबिनेट ने स्टेट अवार्डी अध्यापकों को 1 साल का सेवा विस्तार देने का फैसला लिया गया। इसी तरह से नेशनल अवार्डी अध्यापकों को 2 साल तक के सेवा विस्तार का फैसला दिया गया। ये महत्वपूर्ण खबर इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पहले भी स्टेट अवार्डी टीचर्स को सेवा विस्तार दिया जाता था, लेकिन 2022 के बाद इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया था और ये भी बार बार पॉलिसी लाई जा रही थी कि हिमाचल प्रदेश में टीचर्स को एक्सटेंशन की बजाय रीएंगेज किया जाए, उन्हें रीएम्प्लॉयमेंट दी जाए। लेकिन रीएम्प्लॉयमेंट और रीएंगेज के चलते हिमाचल प्रदेश के स्टेट अवार्डी और नेशनल अवार्डी अध्यापकों को ना वित्तीय लाभ मिल रहे थे, ना तो उनकी लेंथ ऑफ सर्विस बन पा रही थी। इसके चलते ये लंबे समय से एक्सरसाइज थी, क्योंकि जब स्टेट अवार्डी और नेशनल अवार्डी की पॉलिसी हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट की गई तो कई बड़े नकूने लगाए गए, कई नए नियम, सख्त नियम लागू किए गए, लेकिन इसमें सेवा विस्तार का मामला बिल्कुल साइलेंट था। ये प्रपोजल एजुकेशन डिपार्टमेंट आज कैबिनेट में लेकर गया, जिसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान कर दी कि जो नेशनल अवार्ड अध्यापक जीतेगा उसे हिमाचल प्रदेश की सरकार उस टीचर्स को 2 साल का सेवा विस्तार देगी, जबकि स्टेट अवार्डी को 1 साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा फैसला आज बीपीएल परिवारों को लेकर हुआ, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बीपीएल के चयन को लेकर हमेशा बातें उठती रहती थी। इसके चलते इस पर लंबी एक्सरसाइज करने के बाद, लंबा मंथन करने के बाद आज कैबिनेट में फैसला पारित किया गया कि केंद्र की निर्धारित जो हिमाचल प्रदेश में बीपीएल की संख्या 2,82,000 है, ये संख्या उतनी रहेगी, संख्या को नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन इसके मापदंड पूरी तरह से बदल दिए जाएंगे। कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि बीपीएल के लिए अब आय 1.5 लाख रुपया सालाना कर दी जाएगी। यानी कि जो इनकम का क्राइटेरिया था वो अब ज़्यादा कर दिया गया ताकि पात्र लोगों को और ज़रूरतमंदों को शामिल किया जा सके। मंत्रिमंडल ने बीपीएल सूची में उन परिवारों को शामिल करने की भी मंजूरी दी जिन परिवारों में 18 से 59 वर्ष के बीच की कोई वयस्क नहीं था, कोई एडल्ट वहाँ पर नहीं था। इसके अलावा जिन परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं, इसके अलावा जिन परिवारों का मुखिया 50% या इससे अधिक विकलांग है, या जिन परिवारों ने पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन का काम किया है। इन तमाम जो कैटेगरी जिसका हमने जिक्र किया, इन्हें बीपीएल में चयन का पात्र माना जाएगा। इसके अलावा जिन परिवारों के कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पर्सनल सेकुलर डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं या अन्य स्थिति में पीड़ित हैं, उन्हें भी इस बीपीएल की सूची में शामिल करने के लिए व्यवस्था की गई है। जिसके चलते यानी कि ऐसी बीमारियां जिसमें विकलांगता होने की, परमानेंट विकलांगता होने का खतरा रहता है, उन बीमारी वाले मरीजों को भी बीपीएल की सूची में शामिल कर दिया जाएगा। महिला मंडलों के साथ अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी प्लांटेशन का हक मिलेगा। कैबिनेट में हुई चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया है, यानी कि हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को प्लांटेशन का पूरा पैसा मिलेगा। जब ये प्लांटेशन करेगी तो जितनी भी मनरेगा या दूसरे नॉर्म से दिहाड़ी दी जाती है उतनी महिलाओं को पैसे मिलेंगे, लेकिन इसके बाद उन
तमाम प्लांटेशन के उन पौधों को उन्हें पूरी तरह से जीवित रखने, उनका सर्वाइवल रेट पूरा बरकरार रखने के लिए भी महिला मंडलों को सरकार पैसा देती रहेगी। ये सरकार ने एक जरिया ढूंढा था कि हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए, लेकिन कैबिनेट ने इसके लिए शर्त रखी है कि प्लांटेशन का सर्वाइवल रेट अगर 70% तक पहुंच गया तो महिलाओं को इसके लिए लगातार पैसा मिलता रहेगा। कैबिनेट में यह भी फैसला लिया गया कि इस योजना को बजट में, यानी जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना तीसरा बजट जारी करेंगे तब इस बजट में इस योजना को शामिल किया जाएगा। और यह भी कहा गया कि जब बजट स्पीच में योजना इंक्लूड कर दी जाएगी तो अगले वित्तीय वर्ष से हिमाचल प्रदेश में प्लांटेशन का अधिकार महिलाओं को मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश में स्पेशल टास्क फोर्स भी बनेगी, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। कैबिनेट राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने, नशीली दवाओं की तस्करी और संगठित अपराध के नेटवर्क को खत्म करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। कैबिनेट में अब हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें ज़मीनी सौदों और फ्लैट्स की रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया। और इस फैसले के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अब धारा 118 के तहत ज़मीन लेने वालों से 12% से भी ज़्यादा स्टाम्प ड्यूटी ली जाएगी। दरअसल हिमाचल प्रदेश में कोई गैर कृषक ज़मीन नहीं खरीद सकता। ऐसे व्यक्तियों को धारा 118 के तहत सरकार से मंजूरी लेने के बाद ज़मीन या फ्लैट्स खरीदने की अनुमति दी जाती है। कोई भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट खरीदनी है किसी बाहरी व्यक्ति को, तो उसे भी हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्री 6 से 8% लग रही थी। हिमाचल प्रदेश ने एक नियम बनाया, महिलाओं के 6% रजिस्ट्री के फीस लगती है, चाहे वो ज़मीनी सौदा हो या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो। और किसी पुरुष के नाम से होनी हो तो 6 की बजाय 8% होती है। अब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया किस प्रकार से प्रदेश की वित्तीय स्थिति को ठीक किया जाए और हिमाचल प्रदेश के लोगों पर भी इसका असर न पड़े। इसके चलते आज कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि जितने भी बाहरी लोग, यानी जो गैर कृषक हिमाचल हैं, जो कि हिमाचल में आकर फ्लैट्स खरीदते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, जमीनी सौदे करते हैं, उन्हें अब 15% स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। हालांकि कैबिनेट में 12 का हुआ है, लेकिन 12% के अलावा 1% उन्हें इन्वायरमेंटल सेस भी देना पड़ेगा, पर्यावरण सेस भी देना पड़ेगा। क्योंकि कैबिनेट ने यह माना कि जो फ्लैट्स बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, उससे हिमाचल प्रदेश का पर्यावरण पूरी तरह से प्रभावित होता है। इसके चलते 12% स्टाम्प ड्यूटी के अलावा 1% इन्वायरमेंटल का शुल्क देना पड़ेगा, सेस शुल्क देना पड़ेगा। और 2% किसी भी जमीनी सौदे में फीस रजिस्ट्री की 2% लगती है। इसके चलते अब हिमाचल के बाहरी लोगों को प्रदेश में जमीन खरीदने के लिए 12 स्टाम्प ड्यूटी, 2 रजिस्ट्री की फीस, 1 इन्वायरमेंट सेस, यानी 15% पैसा देना पड़ेगा। और इससे सरकार की वित्तीय स्थिति में आंशिक सुधार जरूर होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रदेश के आम लोगों को, जो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं, जो कृषक हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन पर ना तो स्टाम्प ड्यूटी बढ़ेगी ना शुल्क बढ़ेगा। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पेड़ों को लेकर, पेड़ कटान को लेकर भी डिस्कशन हुई, क्योंकि सरकार ने एक चिट्ठी निकाली थी जिसमें पेड़ों के कटान पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया था। इससे कई किसान प्रभावित हुए थे, खासकर मंडी के नेर चौक और कई क्षेत्रों से आवाज आ रही थी कि सफेदा, पॉपुलर और बांस, इन पेड़ों को कटान पर लगे प्रतिबंध से बाहर रखा जाए। लिहाजा आज मंत्रिमंडल ने इन तीनों प्रजातियों को प्रतिबंध से बाहर कर दिया गया और इन्हें छोड़कर, यानी सफेदा बांस और पॉपुलर, इन 3 प्रजातियों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश में सभी प्रकार के पेड़ों के कटान पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया। साथ ही 10 साल के कार्यक्रम के अनुसार बिक्री के लिए खैर के पेड़ों के कटान पर भी प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया। आज मंत्रिमंडल ने राज्य के दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले आम आदमी की शिकायतों के निवारण के लिए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को यथावत जारी रखने की मंजूरी भी प्रदान की गई। और इसके लिए यह भी कहा गया कि SOP जारी की जाएगी। अभी तक सरकार ने चौपाल के कुपवी और शिमला के दुर्गम रोहडू क्षेत्र के दुर्गम डोडरा अखबार में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित किया और दोनों जगह ग्रामीणों का उत्साह देखते हुए आज मंत्रिमंडल में चर्चा होने के बाद ये फैसला लिया गया कि इस योजना को और प्रभावी बनाया जाएगा। सरकार गांव के द्वार जाएगी, जनता के तमाम कामों का ऑन स्पॉट निपटारा किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा SOP यानी कि इसके लिए नियम बना दिए गए हैं।
केंद्र सरकार से किसाऊ बहु योजना परियोजना के विद्युत घटक के लिए 90-10 के वित्त पोषण फार्मूला अपनाने का अनुरोध दोहराया गया, जो जल घटक के लिए अपनाए गए फार्मूले के समान है। वैकल्पिक रूप से इससे अंतर्राज्यीय समझौते के तहत विद्युत घटक के लिए राज्य सरकार द्वारा दे संपूर्ण राशि के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव भी रखा गया। मंत्रिमंडल ने आज 5 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली जल विद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के साथ हरित हाइड्रोजन बायोमास व पंप स्टोरेज परियोजनाओं के आवंटन और निगरानी का कार्य ऊर्जा विभाग को सौंपने का निर्णय लिया गया। नालागढ़ में 1 मेगावाट की हरित हाइड्रोजन परियोजना की स्थापना को भी मंजूरी दी गई, जिसका क्रियान्वयन HPPCL द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए हरित ऊर्जा विकास शुल्क लगाने की मंजूरी भी प्रदान की। परियोजना के चालू होने के बाद पहले 10 वर्षों के लिए 2.5 लाख रुपए प्रति मेगावाट प्रति वर्ष का शुल्क लिया जाएगा, जो उसके बाद बढ़कर 5 लाख रुपए प्रति मेगावाट प्रति वर्ष कर दिया जाएगा। मंत्रिमंडल ने बैट, CST, प्रवेश कर आदि जैसे अधिनियमों के अंतर्गत लंबित मामले, मुकदमों और बकाया राशि के निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना 2025 शुरू करने के अपनी स्वीकृति प्रदान की है। पर्यावरण संरक्षण तथा हरित पट्टी में मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए मंत्रिमंडल ने शिमला जिला में तारा देवी मंदिर के आसपास के क्षेत्र को ग्रीन एरिया के दायरे में लाने की आदेश पारित किए हैं, ये मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला के लिए कनिष्ठ कार्यालय सहायक IT के 10 पदों के सृजन तथा भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से ग्रुप C पदों की भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने के लिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र CDEC को चुनने का निर्णय लिया गया। लोगों की सुविधा के लिए कांगड़ा जिला में उप तहसील पंचरुखी को तहसील के रूप में स्तरोन्नत करने का भी कैबिनेट ने फैसला पारित किया। बैठक में शिमला जिले के धमबाड़ी, चंबा जिले के साहो तथा कांगड़ा जिले के चचिया में आवश्यक पदों के सृजन व भरने हेतु नई उप तहसीलों को खोलने का फैसला भी मंत्रिमंडल ने लिया। कैबिनेट ने सिरमौर जिला में मौजूदा ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा कार्यालय सिलाई को विभाजित करके ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा कार्यालय रोहनाट के निर्माण को मंजूरी दी। बैठक में विकासखंड लंबा गांव की 3 ग्राम पंचायतों मटियाल, कुड़ल और दड़ोल को कांगड़ा जिला के विकासखंड बैजनाथ में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया, ताकि इन क्षेत्रों के निवासियों को बेहतर सेवाएं मिल सके। मंत्रिमंडल ने बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण भूमि पूलिंग नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की। दरअसल इस नीति के साथ कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया कि अब हिमाचल प्रदेश के गांवों में लैंड पूलिंग की जाएगी और इस लैंड पूलिंग के माध्यम से वहां पर हिमुडा टाउनशिप बसाएगा, लोगों की जमीन एक्वायर करेगा और जितनी जमीन किसी व्यक्ति की ली होगी उतनी ही जमीन में उस व्यक्ति को घर बना के देगा। इसके अलावा जो एडिशनल लैंड होगी उसमें तमाम सुविधाएं वहां पर मुहैया करवाई जाएगी। कमर्शियल एक्टिविटी को भी डेवलप किया जाएगा, मार्केट बनाई जाएगी, हॉस्पिटल बनाया जाएगा, स्कूल बनाया जाएगा और उसी जमीन को कमर्शियल एंगल से हिमुडा बेचेगा भी। यानी कि अब हिमुडा शहरों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों का रुख कर रहा है और वहां पर आम जनता की जमीन एक्वायर कर ये टाउनशिप की एक नई योजना आज कैबिनेट में डिस्कस हुई, ताकि लोगों की जमीन को एक्वायर किया जा सके और एक्वायर करने के बाद उन लोगों को वहां पर घर के लिए जमीन दी जाए, तमाम फैसिलिटी दी जाए। हालांकि ये लंबी बातें हैं, क्या आम लोग इसके लिए सहमत होंगे या नहीं होंगे, लेकिन कैबिनेट में जरूर अब गांव में टाउनशिप बसाने पर आज चर्चा हुई है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी, ताकि डोमेन विशिष्ट निकाय से डाटा एकत्रित किया जा सके, नए डाटाबेस विकसित किए जा सकें तथा व्यापक जल संबंधी जानकारी का प्रसार हो सके। कैबिनेट ने शिमला जिला के बलौर में राथिल जातर मेला को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का भी फैसला लिया। कैबिनेट के अलावा दूसरी खबरों का रुख करें तो शिमला जिला के ठियोग में पेयजल आपूर्ति में गड़बड़ झाले की विजिलेंस ने जांच तेज कर दी है। आज घोटाले की जांच के लिए एसपी नरवीर सिंह राठौर की अगुवाई में गठित की गई टीम ठियोग पहुंची। इस दौरान निलंबित इंजीनियर्स, ठेकेदारों और चालकों से पूछताछ की गई। टीम ने जल शक्ति विभाग कार्यालय ठियोग पहुंचकर
टैंकर की सप्लाई करने वाले ब्लैकलिस्ट ठेकेदारों को भी तलब किया और उनसे कड़ी पूछताछ की। कई विभागीय कर्मचारियों को भी पूछा गया कि आप बताइए कि स्कूटर में आपने किस प्रकार से टैंकर में सप्लाई किए जाने वाले पानी को जनता तक पहुंचाया। एक निलंबित अधिकारी से भी कड़ी पूछताछ कर पूछा गया कि किस प्रकार से अपने कार में, अल्टो में और स्कूटर में आपने जनता को पानी पिलाया। टीम ने टैंकर चालकों और वाहनों के कागजात भी जब्त कर लिए ताकि यह पता लगाया जाए कि आखिर इस पूरे गड़बड़ झाले के पीछे की कहानी क्या है। क्या वाकई एक आउटसोर्स कर्मचारी ने गलती से स्कूटर और कार के नंबर लिख दिए थे, या वाकई इसमें कोई मोटी गेम हुई है? इस पर विजिलेंस पूरी तरह से जांच कर रही है। विजिलेंस जांच टीम ने पिछले कल जल शक्ति विभाग और एसडीएम कार्यालय से जुटाए गए रिकॉर्ड का अकाउंट डाटा भी वेरीफाई किया। ठेकेदार और इंजीनियर्स के खातों की भी पड़ताल की गई। घोटाले की तह तक जाने के लिए विजिलेंस ने मामले से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया। हर पहलू की गंभीरता से जांच पड़ताल की जा रही है। इस मामले में किन किन की संलिप्तता है और इसमें संबंधित पूरे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय कि गड़बड़झाला सामने आने के बाद जल शक्ति विभाग के 10 अफसरों को निलंबित कर दिया गया था। इसमें 2 अधिशासी अभियंता, 3 सहायक अभियंता, 4 कनिष्ठ अभियंता और 1 रिटायर्ड कनिष्ठ अभियंता शामिल है। इनमें से एक की मृत्यु भी हो चुकी है। सरकार ने मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए यह मामला विजिलेंस को सौंपा था। शिमला जिला के पुलिस थाना ननखड़ी में एक वाहन सड़क से लुढ़कर नीचे नाले में जा गिरा। हादसे के वक्त गाड़ी में 2 लोग सवार थे, जिनमें एक शख्स की मौत हो गई और दूसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना बीती रात की है। पिकअप वाहन ननखड़ी क्षेत्र के तहत गांव खनोक से शोली की तरफ जा रहा था। इस दौरान अचानक वाहन अनियंत्रित होकर गाड़सू कैंची के पास 70 मीटर नीचे नाले में जा गिरा। ऊना जिला के केसीसी बैंक में लोन के नाम पर घोटाले के आरोप लगे हैं। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी के दौरान का घोटाला बताया जा रहा है। पिछली सरकार में एक मनाली में होटल के लिए मंडी के एक शख्स को लोन दिया गया। ये लंबे समय से सुगबुगाहट इसकी चल रही थी, लेकिन प्राइमरी इंक्वायरी करने के बाद विजिलेंस ने इसमें केस दर्ज कर लिया। विजिलेंस ब्यूरो ने होटल बनाने के नाम पर करोड़ों का लोन के फर्जीवाड़े के इस मामले पर मनाली के होटल मालिक के साथ साथ कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। होटल बनाने वाले के नाम पर करीब 60 करोड़ का लोन का आवेदन किया गया था, जिसमें 20 करोड़ के लोन की राशि जारी कर दी गई। स्टेट विजिलेंस एंटी करप्शन ब्यूरो के डीएसपी फिरोज खान ने बताया कि विजिलेंस ने इस मामले में प्रदेश सरकार के सहकारिता सचिव से शिकायत मिलने के बाद यह केस दर्ज किया है। जाहिर तौर पर इस केस में अब कहीं ना कहीं आंच भारतीय जनता पार्टी में बैंक के रहे डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरे पदाधिकारियों पर भी पहुंचेगी। यानी कि विजिलेंस अब पिछली सरकार में केसीसी बैंक के रहे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डायरेक्टर्स और उन तमाम एमडी और दूसरे अधिकारियों तक भी पहुंचने का प्रयास करेगी कि अब वाकई ही ये जो लोन का मामला था मनाली का, इसमें कुछ गड़बड़ी हुई थी या इसके पीछे की कहानी कुछ और है। हालांकि ये मामला लंबा है, विजिलेंस की जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि वाकई इसमें गड़बड़ हुई थी या लोन नियमों के अनुसार दिया गया था। उधर कुल्लू जिला के पार्वती घाटी के अति दुर्गम क्षेत्र रसोल में घर में चाय की दुकान चला रहे बुजुर्ग दंपत्ति की बीते मंगलवार रात को मोबाइल के चार्जर से गला घोंट दिया गया। इस दौरान बुधवार सुबह किसी ने उन्हें अचेत अवस्था में देखा तो स्थानीय अस्पताल उन्हें ले गए। ये बड़ी बात है कि इस दंपत्ति में 60 साल की गंगी देवी जिनकी मौत हो गई और 65 वर्ष के धनीराम जिनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। अब ये क्या हत्या का मामला है, क्या वाकई उनका गला दबाने का प्रयास किया गया? इस पूरी कहानी के पीछे की पटकथा कुछ और है। इसकी जांच में भी कुल्लू पुलिस जुट गई है। मौसम की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में कल मौसम साफ रहेगा, लेकिन 11 तारीख से यानी 11 जनवरी से हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का अनुमान है। लेकिन कल के लिए अच्छी बात है कि कल भी प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पूरी तरह से धूप खिली रहेगी और पिछले 2-3 दिनों से जो लगातार मौसम साफ चल रहा है, 11 को मौसम करवट बदलेगा। 11 को हल्की फुल्की बर्फबारी हो सकती है, बर्फ के फाहे गिर सकते हैं, हल्की फुल्की कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। लेकिन उसके बाद 12 जनवरी को जरूर ये फोरकास्ट है कि 12 जनवरी को प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात और निचले इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।